देखिएगा आज हम एक्सरसाइज 5 को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 5 को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एग्जाम्पल्स अगर कर लिए हैं तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसा करते हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अब मेथड आप सीख ही चुके होंगे। आप क्वेश्चन अगर सारे अटैम्प्ट में नहीं करेंगे तो अभी आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं और वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े बुक में मिसप्रिंट भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वैल्यू प्रूव करने के लिए की गई है इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 plus x base e upon 1 plus x square इज इक्वल टू 0.1730। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये वैल्यू आपको प्रूव करने के लिए दी गई है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। ये क्वेश्चन में करेक्शन ये है, log बेसी एक तो dx यहाँ छूटा हुआ है और दूसरा log बेसी 1 plus x स्क्वायर है। यहाँ पर ऊपर जो बुक में log 1 plus x दे रखा है वो 1 plus x नहीं है, log के आगे 1 plus x स्क्वायर है। ठीक है ना। अब ये एक तरह से ये क्वेश्चन में यहाँ करेक्शन है, इसमें log 1 plus x स्क्वायर का 0 to 1 log ये हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है यूज सिम्पसन रूल डिवाइड द रेंज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ 10 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिमिट जो हमारी 0 to 1 है, n की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी और h इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है b माइनस a अपॉन n होता है। तो ये हो जाता है 1 माइनस 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो यहाँ हमारा डिफरेंस आता है वो h इक्वल टू 1 अपॉन 10 आ जाता है। तो 0 से आप 1 की तरफ जा रहे हैं और इंटरवल जो है 1 अपॉन 10 है। आपकी टेबल हो जाती है, इधर x हो जाता है इंटीग्रेट जो आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, ये वैल्यू हो जाती है आपकी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू देगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 अपॉन 10 का है। तो 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 10 हो जाएगा, 2 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 5 हो जाएगा, फिर 3 अपॉन 10 हो जाएगा, 4 अपॉन 10 यानी कि 2 अपॉन 5 हो जाएगा, फिर 5 अपॉन 10 1 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर 6 अपॉन 10 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, फिर 7 अपॉन 10 हो जाएगा, फिर 8 अपॉन 10 होगा तो ये 4 अपॉन 5 हो जाएगा, फिर 9 अपॉन 10 होगा, फिर 10 अपॉन 10 वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये आपका x0 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x4 हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा, ये x6 हो जाएगा, ये x7 हो जाएगा, ये x8 हो जाएगा, ये x9 हो जाएगा और ये आपका x10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे, जैसे आप 0 यहाँ पर डालते हैं तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपॉन में 1 आ जाएगा, तो y0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और जब आप y1 निकालने जाएंगे तो आप 1 अपॉन 10 डालेंगे तो आपका हो जाएगा log बेसी 1 प्लस 1 अपॉन 100 और अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 100। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है तो n की वैल्यू 10 है। तो आप ट्रेपेजॉइडल रूल उसने सिम्पसन रूल लगाने के लिए कहा गया है। सिम्पसन का 3/8 रूल आप नहीं लगा सकते, क्योंकि 3/8 रूल लगाने के लिए जो n है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बेडल रूल को वो लगाने नहीं, तो सिम्पसन के तो 2 ही रूल बचे हमारे, 1/3 रूल और 3/8 रूल। अब सिम्पसन का 1/3 रूल का फार्मूला लगा करके आप क्वेश्चन को सिंपली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 3 सही है, 4 सही है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारा करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इंटीग्रेशन है log 7 की वैल्यू पूछ रहा है, वो जो आपका इंटीग्रेशन है वो उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये है इंटीग्रेशन की लिमिट है 1 to 7 dx अपॉन x। यहाँ पर y यानी कि f की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन x है, 1 से 7 जा रहे हैं। ठीक है, आप इसे 6 इंटरवल में डिवाइड कर लीजिएगा और आप आंसर जो है वो तैयार कर लेंगे। जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में भी करेक्शन है। 8th क्वेश्चन में है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन x। इसमें भी करेक्शन है, यहाँ f की वैल्यू 1 अपॉन x हो जाएगी, 1 से लेकर के 2 जा रहे हैं। आप 10 पार्ट्स में तोड़ लीजिएगा इस सर, सीधे सिम्पसन का 1/3 रूल लगा करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ये करेक्शन वाले हैं।
11 जो क्वेश्चन है ये कट है, 11 क्वेश्चन आप नहीं करिएगा क्योंकि 11 क्वेश्चन जो है मैं यूलर्स मेथड का, यूलर्स मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन आपका रिपीट है, इसे भी आप कट कर दीजिएगा। 13 क्वेश्चन में ये है। फिर आपका 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन वाला हम पहले कर चुके हैं। इसमें हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन 0 to n fx dx इज इक्वल टू n और यहाँ है 3/8 f0 प्लस 1/24 और ब्रैकेट में है 90 fn है, यहाँ 90 fn है माइनस का 5f2n प्लस का फंक्शन ऑफ 3n। ये वैल्यू आपकी 1/24 के आगे है। ये वैल्यू आपकी प्रूव करनी है। आप इसे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले से भी डेराइव कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसे लैग्रेंज फार्मूले से भी डेराइव कर सकते हैं। एक्स के अब एक्स फंक्शन के आगे वैल्यू पढ़ लीजिएगा, 0 है, n है, 2n है और 3n है। अब एक्स की वैल्यू में 0 आ जाएगा, n आ जाएगा, 2n आ जाएगा, 3n हो जाएगा। यहाँ fx की वैल्यू में f0 बन जाएगा, fn बन जाएगा, f2n बन जाएगा और f3n बन जाएगा। अब आप इसमें लैग्रेंज फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। बाई लैग्रेंज फार्मूला, लैग्रेंज फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो आपकी fx की वैल्यू सबसे पहले आप f0 लेंगे, f0 लेंगे। आप देखिएगा x में से 0 नहीं घटेगा तो ऊपर आ जाएगा x माइनस n आ जाएगा, x माइनस 2n आ जाएगा, x माइनस 3n आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0 माइनस n, 0 माइनस 2n, 0 माइनस 3n प्लस। इसी तरह से आप बाकी टर्म भी लिख लीजिएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक आपके सामने आ जाएगी। फिर जब क्यूबिक आपकी आ जाएगी तो इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, लिमिट लगा दीजिएगा 0 to n और इस तरह से आपका आंसर जो है वो सिंपली तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 to 20 है, डू नॉट डू, उन्हें नहीं करिएगा, वो अलग अलग मेथड के क्वेश्चन है और बाकी इसमें से क्वेश्चन जो है पिछले मेथड के हो भी चुके हैं। अब 24 क्वेश्चन देखिएगा। ए रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स एक्सीलरेशन इज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 80 सेकेंड एंड इज गिवन बिलो इन द टेबल। कोई रॉकेट को ग्राउंड से लॉन्च किया गया और पहले 80 सेकेंड तक जो है उसकी जो है एक्सीलरेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। ये टाइम की टेबल हो गई है, 0, 10, 30, 80 तक जा रही है और इधर एक्सीलरेशन है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसकी यूनिट है। फिर आंसर जो वैल्यू निकालनी है उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। उसमें है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 80, यानी कि जो वेलोसिटी है वो निकालनी है टाइम t इक्वल टू 80। अब ये वेलोसिटी t इक्वल टू 80 पर पहुंच रहा है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला डेराइव करने वाले हैं। अब यहाँ जो हमारा आंसर होगा उसमें एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन को मान लीजिएगा a से डिनोट करिएगा तो a इक्वल टू हो जाता है हमारा dv/dt। तो यहाँ से dv इक्वल टू हमारा a dt हो जाता है। इंटीग्रेट इसे d कह दीजिएगा और इंटीग्रेशन के लिए 0 to 80 डाल दीजिएगा और यहाँ हो जाता है a dt। अब देखिएगा इंटीग्रेशन तो आप ऐसा का ऐसा ही निकालने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन तो आप वही निकालने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें नोटेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। नोटेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। 0 to, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इंटीग्रेशन में a to d ले रहे थे, ठीक है, a to d ले रहे थे और यहाँ पर जो आप ले रहे थे वो y dx ले रहे थे। उसकी नोटेशन चेंज होकर के आपकी नोटेशन 0 to 80 हो गई है और 1 dt हो गया है। आप देखिएगा, लेकिन यहाँ देखिएगा 0 से 80 तक है, आपका जो इंटरवल है वो 10 का चल रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में h की जो वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। h की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। आप सिम्पसन रूल अप्लाई करने वाले हैं तो आप 0 से लेकर के 80 तक है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 आपके डिफरेंस हो गए हैं। 8 जो है वो 2 से डिविजेबल है, ठीक है, 3 से 8 से डिविजेबल नहीं है तो आप सिम्पसन 1/3 रूल आप लगा दीजिएगा। तो आप करेंगे अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करिएगा। अब जैसे सिम्पसन 1/3 रूल में जो आपने फार्मूला दिया गया था उसमें बाहर h/3 पड़ा हुआ था तो h की जो वैल्यू है आपकी वो 10 हो जाती है। h की वैल्यू आपकी 10 हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में y नॉट है,
वाई नॉट मत पढ़िएगा, उसे नोटेशन में वाई नॉट की जगह ए नॉट रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा। अब देखिएगा ये वैल्यू आपकी टाइम की है, तो ये वैल्यू आपकी टी नॉट है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 और T8, ये T8 तक वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू आपकी ए नॉट कहलाएगी, ये वैल्यू A1 कहलाएगी, ये वैल्यू A2 कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी A3 कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी A4 है, ये वैल्यू आपकी A5 है, ये वैल्यू A6 है, ये वैल्यू आपकी A7 है, और ये जो वैल्यू है आपकी A8 है। तो जिस तरह से आपकी वाई नॉट वाई वन वाई टू की वैल्यू होती है, तो उसी तरह से एसिलेशन की वैल्यू ए नॉट A1 A2 है। अब जो सिम्पसन 1/3 का फार्मूला वाई की टर्म्स में चल रहा था, उस वाई को रिप्लेस करके स्मॉल a बना दीजिएगा, एसिलेशन की टर्म डाल दीजिएगा, और इसमें वैल्यू डालने के बाद अपने कैलकुलेटर से उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है, अगर आप करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं, लैग्रेंज फार्मूले से देखिएगा। इसमें करेक्शन है, -1/2 से लिमिट जो है वो 3/2 है। आगे आप y के समीक्ष में देखिएगा 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इधर आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, और इधर y(x) की वैल्यू हो जाएगी y0, y1, y2, y3। अब आप इसमें लैग्रेंज फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। लैग्रेंज फार्मूला लगा करके आप जो फंक्शन होगा y(x) उसकी वैल्यू निकाल देंगे, और उसके बाद उसे इंटीग्रेशन कर देंगे, और आपकी वैल्यू जो है वो तैयार हो जाएगी। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके इंटीग्रेशन की लिमिट -a to b जा रही है, f(x) dx है, a + b/6ab है, और ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। ये भी आप लैग्रेंज फार्मूले से प्रूव करिएगा। f के आगे देखिएगा यहाँ माइनस का a है, और यहाँ देखिएगा 0 है, और यहाँ देखिएगा b है। तो यहाँ x की वैल्यू में आपका -a आ जाएगा, 0 आ जाएगा, b आ जाएगा, 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास आर्गूमेंट की। तो आपके पास जो इस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है, और यहाँ आपका f(x) आ जाएगा, तो f -a आ जाएगा, f 0 आ जाएगा, f b आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लगाइएगा बाई लैग्रेंज फार्मूला। जब लैग्रेंज फार्मूला आप लगाएंगे तो सबसे पहले f(x) आएगा, f(x) में वैल्यू आप f -a डाल दीजिएगा। अब ये हो जाएगा ऊपर x -0 हो जाएगा, x -b हो जाएगा, नीचे हो जाएगा -a -0 -a -b। ऐसे आप एक f0 वाली टर्म ले लीजिएगा, और ऐसी आप एक fb वाली टर्म ले लीजिएगा। जब ये टर्म आप ले लेंगे तो यहाँ से x के साथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी तो आप यहाँ f(x) की वैल्यू डाल दीजिएगा, और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, लिमिट लगा दीजिएगा -a से b, और आपका सिंपली आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह से चल रहे हैं। ये आपकी मर्जी पर भी डिपेंड करता है कि आप इन्हें पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप सीख चुके हैं और आपकी चीज़ें अंडरस्टूड हो चुकी हैं तो आप इन्हें छोड़ भी देंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा 28, 29, 30 जो आपके क्वेश्चन हैं आप उन्हें नहीं करें। 31 में देखिएगा, 31 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा इसमें इशारा ही देना है। यूजिंग द डेटा ऑफ फॉलोइंग टेबल कंप्यूट द इंटीग्रेशन 0 to 0.6 से 1.1 x/dx बाई सिम्पसन रूल। ये डेटा नीचे दिया हुआ है टेबल का, ऊपर x की टेबल है, नीचे जो है y की टेबल है, ठीक है ना। अब इस डेटा का यूज़ करके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन तो x के रेस्पेक्ट में है, ये वैल्यू आपकी x0 हो जाएगी, x1 हो जाएगी, x2 हो जाएगी, x3 हो जाएगी, ये x4 हो जाएगी, ये x5 हो जाएगी, और ये आपकी x6 हो जाएगी। इस समय आपके पास 7 ऑर्डिनेट्स हैं, x0 से लेकर के x6 तक आपके 7 ऑर्डिनेट्स हैं। डिफरेंस हमेशा कम होता है, तो यानी कि जो आप डिफरेंस ले रहे हैं वो n = 6 ले रहे हैं। तो यानी कि जो डिफरेंस निकाला गया है, बुक वाले ने जो डिफरेंस निकाला है वो n = 6 लेकर के डिफरेंस निकाला है। सिम्पसन रूल को अप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो n = 6 में अब n = 6 आपके पास है, n = 6 में आप 1/3 रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, 3/8 रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, वेडल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो रूल अप्लाई करना चाहते हैं उससे आप कोई सा भी रूल अपनी मर्जी से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अब ये देखेगा, लेकिन यहाँ देखेगा जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं x × y का। अब y जो है x पर डिपेंड करता है, तो डेट इज़ नॉट ए कांस्टेंट, तो यानी कि इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता है। तो यानी कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं वो इंटीग्रेशन x × y से बना हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि आप एक नई नोटेशन बना दीजिएगा, जैसे कि आपने ये आप ये इस तरह से डिफाइन कीजिएगा, लेट f = एक नया वेरिएबल डिफाइन करिएगा।
यानी कि x और y से जो वैल्यू निकालेगा वो आप ये डिफाइन करिएगा। अब देखिएगा जब आप वैल्यू डिसाइड करने जाएंगे तो ये आपकी x0 वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी y0 है, ये वैल्यू आपकी y1 है, ये वैल्यू आपकी y2 है, ये आपकी y3 है, ये वैल्यू आपकी y4 है, ये वैल्यू आपकी y5 है और ये वैल्यू आपकी y6 है। सही है। अब इसमें सिम्पसन का आप कोई फार्मूला लगा दीजिएगा। तो सिम्पसन के जब फार्मूला आप लगाते हैं तो उसमें y0 y1 y2 करते हैं ना, तो उसमें y0 y की नोटेशन हटा करके स्मॉल f की नोटेशन डाल दीजिएगा। नोटेशन ऐसे यूज करना जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं f इक्वल टू एक्स वाई डिफाइन कर रहे हैं, तो f0 की वैल्यू x0 y0 हो जाएगी, f1 अगर कहोगे तो x1 y1 होगा, f2 अगर कहोगे तो x2 y2 होगा, f3 कहेंगे तो वो x3 y3 हो जाएगा, अगर आप f4 कहते हैं तो वो हो जाएगा x4 इंटू y4, f5 अगर कहते हैं तो हो जाता है x5 इंटू y5 और f6 अगर कहते हैं तो हो जाता है x6 इंटू y6। तो यानी कि जो आपका सिम्पसन फार्मूला जो भी आप लगाना चाहते हो सिम्पसन फार्मूले में जो नोटेशन है वो y हटा दीजिएगा, y की जगह स्मॉल f डाल दीजिएगा और अगली लाइन में f की जगह ये वैल्यू डाल दीजिएगा। अब ऊपर से आप वैल्यू आप देख ही रहे हैं x0 और y0 x1 y1 सब आपके पड़े हुए हैं और मल्टीप्लाई करके आप इजीली जो है अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। Using the following table, the values approximate by Simpson rule. The arc length of the graph y is equal to 1 upon x. कोई ग्राफ बनाया गया y is equal to 1 upon x का, जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसकी आर्क ऑफ लेंथ निकालनी है बिटवीन पॉइंट 1, 1 एंड 5, 1 upon 5। इन दो पॉइंट के बीच में आपको आर्क ऑफ लेंथ जो है वो निकालनी है, ठीक है ना। अब जो कोऑर्डिनेट है स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट 1, 1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो 5, 1 upon 5 है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बीएससी पार्ट 1 की याद करिएगा। बीएससी पार्ट 1 में आपका चैप्टर था रेक्टिफिकेशन, जिसमें आप लेंथ ऑफ कर्व निकाल रहे थे। अब देखिएगा अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, जो हमें कर्व मिला हुआ है वो y इक्वल टू 1 अपॉन x मिला हुआ है, तो मेरी कर्व की इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 1 है। ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हमारा ग्राफ है, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये हमारा इसका ग्राफ है। अब देखिएगा पॉइंट देखिएगा यहाँ 1, 1 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1, 1 यहाँ कहीं पड़ेगा। ये पॉइंट है, मान लीजिएगा 1, 1 है और दूसरा पॉइंट देखिएगा 5, 1 अपॉन 5 है। अब ये मान लीजिएगा यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ है आपका 5, 1 अपॉन 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ये मान लीजिएगा ए है और ये बी है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछ रहा है कि सिम्पसन रूल अप्लाई करने के बाद आप ए से लेकर के बी तक की वैल्यू को डिटरमाइन कीजिएगा। देखिएगा आपके पास कोऑर्डिनेट में एक्स भी है और कोऑर्डिनेट में आप वाई भी है। अब आप बीएससी पार्ट 1 की बात करिएगा। अब जो आपका कर्व है वो कर्व है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स और dy अपॉन dx अगर आप करते हैं तो वो बनता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला यूज़ कीजिएगा लेंथ ऑफ आर का, क्योंकि s इक्वल टू इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो लिमिट हो जाएगी 1 to 5 हो जाएगी, 1 to 5 हो जाएगी। अब ये हमारा हो जाता है √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू आप डाल दीजिएगा तो यहाँ s इक्वल टू हो जाता है 1 to 5 और ये बन जाता है √, ये 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx। अब देखिएगा अब जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन है √1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है। अब इसे कुछ मान लीजिएगा, y की नोटेशन तो आप मत दीजिएगा इसको, क्योंकि y की वैल्यू तो आप नोटेशन दे चुके हैं, ठीक है ना। अब s की जो वैल्यू है अब इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं, यानी कि आप समझिएगा आप 1 to 5 ले लीजिएगा, इसे नोटेशन दे देते हैं हम f और सफिक्स में डाल देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं dx। अब ये हो जाता है बेहर fx इक्वल टू वैल्यू बन जाती है √1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ये हमारी fx की वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा आप ये x के कोऑर्डिनेट है, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये आपका x4 है। अब यहाँ पर जो है आप x0 से x4 तक जा रहे हैं तो 5 ऑर्डिनेट हो गए
अब 5 ऑर्डिनेट के बीच में 4 गैप होंगे, तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ये n=4 से बने हैं और n=4 2 से डिविजिबल है। तो यानी कि आप इसमें सिम्पसन वन थर्ड रूल जो है अप्लाई करने वाले हैं। यानी कि मेरा कहना है अप्लाई सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। अब आप इसमें सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई कर दीजिएगा सिम्पसन वन थर्ड रूल में। लेकिन जो फंक्शन है वो आपने एफ के सफिक्स में x डाला है, तो ये वैल्यू आपकी f0 कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी f1 कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी f2 कहलाएगी, ये वैल्यू आपकी f3 कहलाएगी और ये वैल्यू आपकी f4 कहलाएगी। तो जब आप सिम्पसन का वन थर्ड रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें y जो नोटेशन राइट हैंड साइड में पड़ी हुई है उसकी जगह स्मॉल f कर दीजिएगा और f0, f1, f2, f3, f4 की वैल्यू रख दीजिएगा और कैलकुलेटर से अपना आंसर जो है वो निकाल लीजिएगा। अब ये देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम्पल नंबर 33 में थोड़ा सा सिखाना है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। I=इंटीग्रेशन a to b fx dfx to be एस्टिमेटेड बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है वो कह रहा है कि ये वैल्यू मैं ट्रेपेजॉइडल रूल से एस्टिमेट करने जा रहा हूँ यूजिंग 2 बेस पॉइंट x1 एंड x2। और ट्रेपेजॉइडल रूल से वैल्यू निकालने के लिए वो 2 बेस पॉइंट यूज़ कर रहा है, एक पॉइंट x1 है और एक पॉइंट x2 है। that do not necessarily coincide with integrating limit a and b। लेकिन जो 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं x1 और x2, ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीग्रेशन की लिमिट a और b से कोइंसाइड करते हो, यानी कि a और b के बीच में तो आप 2 पॉइंट एक x1 और x2 कंसीडर कर सकते हैं। शो दैट द रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेशन इज, तब आपको प्रूव करके दिखाना है कि इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो I= इस तरह से होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो ट्रेपेजॉइडल रूल है, एक बात ध्यान रखिएगा आप, जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसका डेरिवेशन n=1 से हुआ है, तो ये 1 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए बेस्ट रिजल्ट देता है। जो सिम्पसन वन थर्ड रूल है वो n=2 से डेराइव हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए है। जो सिम्पसन 3/8 रूल है वो n=3 के लिए है, तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए अच्छा रिजल्ट देता है। और जो बेडल फार्मूला होता है वो n=6 से डेराइव हुआ है, तो ये 6 डिग्री की इक्वेशन के लिए बेस्ट फिट रिजल्ट देता है। तो जो आपने n की वैल्यू रखी गई है 1, 2, 3, 6, ये एक्चुअल में आपके पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल निकाल करके आप उस फार्मूले को डेराइव कर सकते हैं। अब यहाँ x1 और x2 2 वैल्यू दी गई है, लेकिन वो कह रहा है क्या नाम की जो मैं फार्मूला निकाल रहा हूँ वो ट्रेपेजॉइडल रूल से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब ये ऐसे लिख लेते हैं इसमें आंसर में, there are given two points x1, fx1, x2, fx2। यहाँ y=fx से रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो ये मेरे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे x2 y2 हो गए। y1 की वैल्यू फंक्शन ऑफ x1 हो गई है और y2 की वैल्यू हो गई है मेरी फंक्शन ऑफ x2। ये है, सो we can fit a polynomial of 1 degree in x। अब x में जो है वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जो है वो हम फिट कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, सपोज कर लीजिएगा ये क्वेश्चन सिम्पसन वन थर्ड रूल का होता तो मुझे यहाँ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देता। यहाँ पर ये बात विशेष रूप से गौर फरमाइएगा, जो बात मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर सपोज कर लीजिएगा ये क्वेश्चन मेरे से सिम्पसन वन थर्ड रूल से पूछा जाता तो वो मुझे पॉइंट x1 x2 के साथ साथ 1 पॉइंट और देता x1 x2 x3। क्योंकि x1 x2 x3 इसलिए देता क्योंकि सिम्पसन वन थर्ड रूल जो है वो क्वाड्रेटिक वाले फार्मूले के लिए अप्लाई होता है, और क्वाड्रेटिक वाले फार्मूले में 3 आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और हमारा मैथमेटिक्स कहता है क्या नाम की जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है अगर उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको उतने ही कॉन्स्टेंट जो है वो निकालने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड डिग्री का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता। लेकिन यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल मेरे से कहा गया 2 वैल्यू मेरे लिए दी गई हैं, तो यहाँ पर मैं बेस्ट फिट जो है वो ये होगा कि 1 डिग्री का पॉलिनोमियल जो है मैं बेस्ट फिट ले लूँगा। अब ये ले लेते हैं लेट fx=, ले लेते हैं ऐसे ले लेते हैं a + bx, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, इसमें मेरे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट a और b पड़े हैं जिनकी मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब दोनों पॉइंट a की x1 fx1 और x2 fx2 पॉइंट डाल दीजिएगा। देन फंक्शन ऑफ x1 = a + b x1 इक्वेशन 2
फंक्शन ऑफ x2 इज इक्वल टू a प्लस बी x2 इक्वेशन 3। अब यहाँ से जब आप अगर इसे माइनस कर देते हैं, इसे जब आप माइनस करेंगे तो a कट जाएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर दीजिएगा। ये हो जाता है fx2 माइनस fx1, b का डिनोमिनेटर यहाँ ले आइएगा x2 माइनस x1। अब ये वैल्यू आपकी b की आ जाती है, अब ये वैल्यू b की आ जाती है। अब a की वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 में x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस इक्वेशन नंबर 4 में x2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 में मल्टीप्लाई आप x1 से कर रहे हैं और 4 में जो मल्टीप्लाई है वो x2 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पर हो जाता है a इक्वल टू तो ये वैल्यू बन जाती है x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x1 अपॉन, आपने 3 में से 4 घटाया है तो अपॉन में हो जाता है x1 माइनस x2। अब यहाँ पर a आ चुका है, b आ चुका है। अब आ जाइएगा बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपकी fx की वैल्यू है a है। a को आप या तो ऐसे लिख लीजिएगा, अल्टरनेट चेंज करके लिख लीजिएगा। आप इसे लिख सकते हैं x2 फंक्शन ऑफ x1 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x2 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और प्लस या आप ये करिएगा इक्वेशन नंबर 1 में इसे रखिए मत, इसे तो हम बाद में भी रख सकते हैं। अब आप इंटीग्रेशन उठाइएगा, i इक्वल टू है इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx। जब आप इंटीग्रेशन a टू b, अब f(x) की वैल्यू डाल दीजिएगा a प्लस bx dx। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ a के साथ b माइनस ए हो जाएगा, b बाई 2 हो जाएगा और x स्क्वायर बाई 2 होगा तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका b माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 और b प्लस ए। ये वैल्यू आपकी आ जाती है। अब ध्यान से देखिएगा इस वाली वैल्यू को। अब ये आप आंसर लाने वाले हैं, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर आप a और b की वैल्यू रख दीजिएगा और आपका आंसर जो है, जो प्रूफ करना था वो आंसर आ जाता है। इस तरह से ना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वो चैप्टर एंड हो जाता है।